हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी को, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूं कि अब नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर अपने दो पार्ट थे, ऑटोनोमिक और सोमेटिक वाला। ऑटोनोमिक के दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोमस्कुलर वो नर्व्स, वो न्यूरॉन्स जो मसल्स के पास जाकर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, उनको ब्लॉक करेंगी ये। ठीक है ना, वो ड्रग्स यहां हम पढ़ने वाले हैं। तो ये समझने के लिए फिर बता रहा हूं मैं, फिर से वही न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराती हैं? एसिटाइल कोलिन। तो वो थोड़ा सा दिमाग में होना जरूरी है। तो आओ एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें फटाफट। ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास पता ही है, ये एक्सॉन आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीसाइनेप्टिक। और इस बार ये जो एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन के पास ना जाकर के ये यहां पर क्या है? दिस इज द मसल्स। यहां पर क्या आ गई है? मसल्स। मसल सेल्स या मसल फाइबर जो होते हैं उसके सबसे ऊपर की लेयर जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन मसल्स के केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोलेमा, है ना। जैसे कि एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। तो यानी कि इस बार मेरा जो टर्मिनल है, जो साइनेप्टिक नोब, ये क्या होता है? लास्ट में नोब होता है। इसके अंदर क्या है? वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना। यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहां पर आएगा, रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा, यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? एक्शन पोटेंशियल समझते हो ना क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल हमारे सिग्नल होते हैं। ठीक है, वही सारी बातें पुरानी वाली आ जाएंगी, इसलिए पुराने टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल आएगा, यहां पर ये क्या है? एक्टिन और मायोसिन का कॉम्बिनेशन है। यहां पर ये कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारे जो मसल्स हैं ये श्रिंक करेंगे। मसल्स को और डिटेल में समझेंगे जब मसल वाला पार्ट आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जब मेरा न्यूरॉन किसी मसल फाइबर में जाकर के उसका एंड होता है और यहां पर जो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। यानी कि हम कह सकते हैं मसल्स में जिस पॉइंट पे आकर के हमारे ये नर्व्स आकर के अटैच होती हैं सिग्नल देने के लिए, वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। जब भी मोटर एंड प्लेट की बात आए तो समझ जाओ न्यूरॉन आकर के किसी मसल्स पे आकर के अटैच हो रही है और वहां पे वो अपना सिग्नल वगैरह देगी। क्लियर हो गई? मोटर एंड प्लेट क्या होता है? अब यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमारी मसल्स क्या करेंगी? स्ट्रिंग करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है ना। और अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो क्या होगी? हमारी रिलैक्स। अगर कॉन्टैक्ट कर रखी है और यहां ब्लॉक कर दूं तो वापस से क्या हो जाएगी? ये रिलैक्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता हूं तो मेरी मसल्स कैसी पड़ी रहेंगी? रिलैक्स पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो बस अब ये रिलैक्स रिलैक्स वर्ड में बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये बात तुम लोगों को समझ में आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जाना, केवल दिमाग में रखना था। अच्छा, न्यूरॉन से सिग्नल आते थे, जो पढ़ा था हमने, वो आकर के कॉन्टैक्ट करवाते थे। कौन रिस्पॉन्सिबल? एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना। ये क्या करवा रहे हैं? कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर इनको क्या करवा दूं? मैं ब्लॉक करवा दूं। क्या करवा दूं? मैं ब्लॉक करवा दूं। अगर मैं इनको ब्लॉक करवा दूं तो ये क्या पड़े रहेंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बस अब जो अगला पॉइंट है जहां बच्चा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहां पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को ले लिया है। अब एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अलग से नहीं है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है वो पढ़े जाते हैं मसल रिलैक्सेंट के अंदर। ध्यान रखना है ना, तो बच्चा कुछ कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहां पे इसको पहले बता दे रहा हूं। ये पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उन ड्रग्स के अंदर एक कैटेगरी होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, और दूसरा होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। एक डायरेक्ट एक्ट करते हैं और एक कौन से होते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। हमारे डी फार्मेसी कोर्स में सीधा सीधा इसको उठा करके ले आए हैं। तो बच्चा कई बार समझ नहीं पाता है एक्चुअल में ये है क्या। ये मसल रिलैक्सेंट है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या है? मसल्स रिलैक्सेंट। क्लियर है? बहुत सी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी अब। ठीक है, तो एक्चुअल में जो न्यूरोमस्कुलर एजेंट है, क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि चीजें समझ में आए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन यहां से लिंकअप हो रखा है।
तो समझ लेते हैं इसको अब। तो मैंने क्या बताया, पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, इसको हमें नहीं पढ़ना तो इसे हम काट देंगे, कोर्स में नहीं, अपने कोर्स में है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या है ये? मसल्स रिलैक्सेंट है। आगे आते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी होती हैं, नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर कहते हैं, ठीक है ना, जो उसको वो ना थे ना, नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। अब जब हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है, एक्सॉन के नीचे नेगेटिव रहता है, ये पोलराइज कंडीशन है ना। और अगर यहां पर ये हो जाए ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, अब डीपोलराइज कंडीशन हो गई। तो या तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर डीपोलराइज नहीं होने देगा, ठीक है, या नॉन डीपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर कहा जाता है, ठीक है ना। नॉन डीपोलराइजिंग वो वापस से उसको डीपोलराइज नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें लगभग एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं। तो नॉन यानी कि यहां पर हमें समझना क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग, जो पोलराइज नहीं करेंगे और ये डीपोलराइज को ब्लॉक करके अपना काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना था। नॉन डीपोलराइजिंग, इसको हम कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर भी बोल देते हैं। ये सिंपल हमारे क्या है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। डीपोलराइजिंग के अंदर एक बहुत ही कॉमन ड्रग है सक्सिनिल कोलिन, जिसको हम लोग बार बार SCH के टर्म में पढ़ेंगे, बार बार आएगा ये, तो इसको याद रखना है, सक्सिनिल कोलिन। बाकी इसके अंदर फिर डेल्टा ट्यूबिकुलिन, ये तमाम आ जाते हैं। तो इसके अंदर फिर कैटेगरी आ जाती है, लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे समय तक काम करेंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग थोड़े समय के लिए काम करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग बहुत थोड़े समय के लिए काम करता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बातें? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे चलते हैं कि मसल रिलैक्सेंट कैसे होगा, तो एक्चुअली मसल रिलैक्सेंट के अंदर आते हैं ये, क्लियर है बातें? अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत ही कहां से करी है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत आसान होगी बातें। फिर आओ देखते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आर ड्रग दैट एक्ट पेरिफेरली। पेरिफेरली मतलब समझ गए हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाली जो कहानी होती है, उसके लिए यहां वर्ड आ गया पेरिफेरली। अब ये वर्ड पहले बता समझा चुका हूं मैं। एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या मसल्स फाइबर इटसेल्फ, और सेंट्रली, जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं सेंट्रली भी काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल वाला अपने हमको नहीं पढ़ना भी यहां पर। इन द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस टू कॉज पैरालिसिस और रिड्यूस मसल टोन। मसल टोन का मतलब रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, मसल में जब टाइटनेस होती है, जैसे हम लोगों की मसल अभी क्या टोन्ड है, ये जब बुढ़ापा आएगा तो मसल कैसी ढीली ढाली हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड मसल। अभी मसल हमारी कैसी है, टोन्ड मसल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में वो बता रहा है कि मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आर ड्रग दैट एक्ट पेरिफेरली। कैसे एक्ट करते हैं, पेरिफेरली, है ना, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे। एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कहां एक्ट करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये रहा अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको हम मोटर एंडोप्लेटी बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे आते हैं, ठीक है, मसल फाइबर इटसेल्फ और सेंट्रली इन द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस टू कॉज पैरालिसिस और रिड्यूस मसल टोन। तो वो जो हमारा रिलैक्स हो गया है मसल, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है कि हमारी मसल्स कैसी हो गई है, पैरालाइज हो गई है, अब हम उसमें काम धाम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सुन्न पड़ जाती कोई चीज तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, या उसकी मसल टोन कहते हैं हम लोग, जो टाइटनेस है वो खत्म हो गई है, ठीक है। द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर यूज्ड प्राइमरीली इन कंजक्शन विद जनरल एनेस्थीसिक, ठीक है ना। हम देखेंगे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इसका जो मेन काम है वो एनेस्थीसिया के तौर पे किया जाता है। तो कह रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है एज ए मसल रिलैक्सेंट, वो प्राइमरली मेन तौर पे जनरल एनेस्थीसिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड मसल रिलैक्सेशन फॉर सर्जरी। अगर कोई चीज टाइट रहेगी तो सर्जरी में काटने पीटने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो एनेस्थीसिया के साथ हम मसल रिलैक्सेंट यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। वाइल सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आर यूज्ड मेनली फॉर पेनफुल मसल स्पास, जो मसल ऐंठन वगैरह होती है बड़ी जबरदस्त तरीके से, तो सेंट्रली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड स्पैस्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, या कोई स्पैस्टिक जिसमें स्पैस्म आ रही हो, ऐंठन आ रही हो नर्व की वजह से, उस कंडीशन में हम लोग सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल चाहो तो यहां पर यहां तक इस कहानी को रोक सकते हो, इस कहानी को यहां से लेके यहां तक हटा सकते हो, ठीक है। मैंने सेंट्रल एक्टिंग का भी यहां पर थोड़ा जिक्र कर दिया है। अब डेफिनेशन देखो, अब यहां से डेफिनेशन कितनी सिंपल हो गया। अब हमें एक बात सेट हो गया, अच्छा न्यूरोमस्कुलर एजेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या है, ये मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एनेस्थीसिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है मसल को रिलैक्स करने के लिए, स्पैस्म हमारे कम कर देते हैं, खत्म कहानी।
तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर यूज्ड प्राइमरीली इन कंजक्शन विद जनरल एनेस्थीसिया टू प्रोवाइड मसल रिलैक्सेशन फॉर सर्जरी। ठीक है ना, यहां तक इसको कर देंगे। वाइल सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट की बात चल रही है, आर यूज्ड मेनली फॉर पेनफुल मसल स्पैस्म एंड स्पैस्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। वो जो लास्ट की 3 बातें थी एक्चुअली वो यहां आ गई, इसको लाइन में मैंने जैसे बताया यहां से हटा सकते हो। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या है, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और मसल्स को रिलैक्स करवा देंगे। सिंपल सी बात। क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया। ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग आ जाएगा, या ये ठीक है इंटरमीडिएट हो गया। यहां पर ये वाला जो ड्रग है इसको जैसे मैंने बताया खास ध्यान रखना, इसका बार बार नाम आएगा। ठीक है, बाद बाकी इसमें क्या है, डेल्टा ट्यूबरक्यूरेरिन, देन पैंक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपरक्यूरोनियम। अब ईएम 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 इनमें बार बार आ रहा है तो याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। वैक्यूरोनियम। ठीक है ना, अब देखो कितना आसान है, वैक्यू रोनियम, रोनियम, रॉक्यू। अब रॉक्यू और वैक्यू याद कर लो, रोनियम रोनियम आगे है, तो दिमाग लगाकर सारे याद नहीं करने हैं, कम से कम 2-2 तो याद कर लेने। क्लासिफिकेशन जब आता है सारे याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब क्यूरियम और रोनियम ये ज्यादातर सब में लग रहा है, तो हमारे लिए याद करना काफी आसान हो जाएगा ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लें कि अगर नॉर्मली बॉडी में चले जाए फार्माकोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर। तो स्केलेटल मसल की बात करें तो हमको पता है रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आओ देखते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर दिया जाए ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का, जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होता है, रैपिडली प्रोड्यूसेस मसल्स वीकनेस फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। अब ये फ्लैसिड क्या होती है, पैरालिसिस की एक प्रकार है, पैरालिसिस इन विच मसल टोन इज लैकिंग, मतलब जो है ना, जैसे कि हम किसी को टाइट करना चाह रहे हैं वो टाइट नहीं कर पाएंगे, मसल टोन लैक हो जाता है, खत्म हो जाता है इन द अफेक्टेड मसल्स, एंड इन विच टेंडन रिफ्लेक्सेस आर डिक्रीज्ड और एब्सेंट। टेंडन जो मसल से बोन को, मसल टू बोन को जोड़ता है, वो रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, यानी कि टेंडन के पास कोई भी किसी तरह का सिग्नल नहीं पहुंचता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। सिंपल पैरालिसिस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल से क्या बात कर रहा है ये, हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल पे पहला काम क्या हो गया, फ्लैसिड पैरालिसिस कर रहा है ये। चाहे पूरा लिखो समझते हुए या ये वर्ड लिख दो चलेगा। स्मॉल फास्ट रिस्पॉन्स मसल्स, जो छोटी और तेज रिस्पॉन्स करने वाली मसल्स होती हैं, जैसे हमारी मसल्स कहां की, और फिंगर की। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन सी है, जो हमारी आंखों की पुतलियों को इधर उधर मूव कराती हैं। 6 मसल्स होती हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में, आगे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आंख को ऊपर नीचे करती हैं, वो उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो ये भी मसल्स हैं, तो सबसे छोटी और तेज रिस्पॉन्स करने वाली मसल्स पे पहले काम करती हैं। आर अफेक्टेड फर्स्ट, पैरालिसिस स्प्रेड्स टू हैंड, उसके बाद हाथों में जाएगा पैरालिसिस, फिर फीट में, फिर आर्म में, फिर लेग में, फिर नेक में, फिर फेस में, फिर ट्रंक जो धड़ हो गया, देन इंटरकोस्टल मसल जो चेस्ट के पास होता है, फाइनली डायफ्राम और रेस्पिरेशन स्टॉप। जब डायफ्राम हो गया तो हमारा रेस्पिरेशन भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब क्या, अगर इसको हम लेते चले गए तो लास्ट में रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, डेथ हो सकती है। इसीलिए लिमिट में लेना है इसको, ठीक है, किसके अनुसार लेना है, जैसे कि हमारा डोज में इंडिकेट हो, खुद से नहीं लेना है, ठीक है। ये इसके इफेक्ट आ सकते हैं। रिकवरी की बात करें, जैसे मान लो हमने इफेक्ट के अनुसार लिया, रेस्पिरेशन तो स्टॉप नहीं हुआ, यहीं तक की बात गई, ठीक है। अब रिकवरी ऑकर इन द रिवर्स सीक्वेंस, जब रिकवरी होती है तो सबसे पहले सांस लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर इंटरकोस्टल मसल, फिर ट्रंक, फिर फेस, फिर नेक, लेग, आर्म, आखिरी में हमारी आंखें चलेंगी, ठीक है ना। तो होता है ना, हम लोग पड़े रहते हैं, आंखें नहीं चल रही होती हैं, ठीक है। तो रिकवरी ऑकर इन द रिवर्स सीक्वेंस, डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिज्यूम फर्स्ट। जो डायफ्राम, जब हमारा डायफ्राम होता है तो सांस लेते ना, ये फूल रहा है, नीचे कट लगता है हमारा डायफ्राम, जानते होगे, ठीक है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना पहले स्टार्ट करता है। तो ये हमारा स्केलेटल मसल के ऊपर इसका इफेक्ट आ गया। आगे देखें, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स टिपिकली प्रोड्यूस फैसिकुलेशन, फैसिकुलेशन मतलब ट्विचिंग। ट्विचिंग क्या होता है, जो हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, मसल्स फड़फड़ाती हैं, लास्टिंग अ फ्यू सेकंड, जो कुछ सेकंड के लिए रहता है, बिफोर इंड्यूसिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस लाने से पहले ट्विचिंग आती है, हाथ पैर क्या होते हैं, फड़कते हैं, यानी कि जो मसल्स होती है, जिस मसल के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो मसल क्या करेगी, फड़फड़ाएगी या हल्की सी ऐसे, है ना, कपकपाती है करके। ना ऑटोनोमिक गैंग्लिया, अब पता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स में गैंग्लिया पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, है ना। बिकॉज द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन के क्या थे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इन ऑटोनोमिक गैंग्लिया आर निकोटिनिक, वहां पे कौन से थे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे। कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कौन से आ गए, कॉम्पिटिटिव बोलते ही
किसकी बात हो गई? कॉम्पिटिटिव बोला हमने अगर, तो कॉम्पिटिशन का मतलब ये वाले हो गए, नॉन डिपोलराइजिंग, ठीक है ना। तो कह रहा है कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रोड्यूस सम डिग्री ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट, कुछ हद तक गैंग्लियन को ये ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं, ये एक और काम करते हैं, हिस्टामिन रिलीज। हम लोग जानते हैं अब हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है, हिस्टामिन कौन रिलीज करते हैं? मास्ट सेल, ठीक है ना। तो हिस्टामिन रिलीज को भी क्या करते हैं, ये एक तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं। तो डीटीसी यानी कि यहां पर क्या हो गया, डेल्टा ट्यूबोक्यूरेरिन, डेल्टा ट्यूबोक्यूरेरिन रिलीज हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल, ये मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करवा देगा। अब इसका इफेक्ट देखो क्या है, हिस्टामिन रिलीज कंट्रीब्यूट टू द हाइपोटेंशन प्रोड्यूस बाय डीटीसी। अब हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी अगर, तो बीपी ऑटोमेटिक क्या करेगा, गिर जाएगा। फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस आर द अदर इफेक्ट। फ्लशिंग मतलब जैसे नहीं एकदम से ब्लशिंग कहते हैं, एकदम ब्लड का बहाव सा बढ़ता है करके, ब्रोंकोस्पाज्म है ना, ब्रोंकाई है वहां पे स्पैस्म स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, जो रेस्पिरेशन में सिक्रेशंस होते हैं है ना, वहां जो लिक्विड का सिक्रेशन रहता है वो बढ़ जाएगा। और कुछ अदर इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। हेपारिन में आल्सो बी साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल तीन तरह की चीज निकालता है, हमको पता है, हेपारिन होता है, हिस्टामिन होता है और एक सीरोटोनिन होते हैं, है ना। तो हेपारिन जो एंटीकोगुलेंट होता है ये भी साथ साथ में निकलना वहां से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ये क्या हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे हैं। अब कार्डियोवास्कुलर पे देख लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं डी ट्यूबोक्यूरेन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फॉल इन बीपी, बीपी में फॉल हो गया, वहीं से पता चल गया। हार्ट रेट में इंक्रीज ड्यू टू वैगल गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट। अब ये याद रहे ना, वैगल जो होती है, ठीक है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। अब वो याद रहे ना रहे, इतना तो याद पक्का रखना चाहिए, हार्ट रेट इंक्रीज। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा अपने पास, HR इंक्रीज, बीपी डिक्रीज, है ना। इस तरीके से शॉर्ट में करवाऊंगा मैं बाद में एक बार कि बिल्कुल शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, फिलहाल एक एक लाइन देखते चले हम लोग। देन पैंक्यूरोनियम टेंड टू कॉज टैकाइडिया, टैकाइकार्डिया। अब अगर दवाई का नाम याद ना रहे तो सीधा सीधा लिख सकते हो बीपी डिक्रीज, HR इंक्रीज, टैकाइकार्डिया हो जाता है। क्या हो जाता है, टैकाइकार्डिया, यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगी एंड राइज इन बीपी। अब तुम कहोगे कभी बीपी इंक्रीज, तो इसीलिए यहां पे दवाइयों का नाम भी जरूरी है, ठीक है ना। ट्यूबोक्यूरेरिन डिक्रीज कर रहा है, पैंक्यूरोनियम इंक्रीज कर रहा है, वाइल एट्राक्यूरियम में कॉज हाइपोटेंशन, ये डिक्रीज कर सकता है। अब इसमें क्या वेरी करता है, फार्माकोलॉजी क्या करती है, वेरी करती है, इसीलिए हमें अलग अलग दो तीन का अलग अलग याद रख लेंगे, जिससे क्या एग्जाम में लिखने के लिए हो जाएगा। ऑल न्यूअर नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग, जो न्यूअर नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग है, जैसे कि वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम एंड सीसाट्रैक्यूरियम हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन बीपी एंड HR। अब ये याद रखो चाहे ना रखो, कोई जरूरत नहीं, जो इफेक्ट वाले थे हम उसको याद रख लेंगे। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोलिन आर वेरिएबल। ये सक्सिनिल कोलिन का इफेक्ट वेरिएबल हो सकता है। जनरली ब्रेडाइकार्डिया होता है, यानी कि हार्ट बीट डिक्रीज कर जाती है। ऑकर इनिशियली, शुरुआत में थे, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ वैगल गैंग्लिया फॉलोड बाय टैकाइडिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, टैकाइकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। राइज इन बीपी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो यहां पर तुम क्या करोगे, अब यहां पर क्या है, एक दिक्कत आएगी, जैसे कि SCH, सक्सिनिल कोलिन क्या कर रहा है, ये इसको ध्यान रखोगे। क्या है, पहले ब्रेडाइकार्डिया, देन टैकाइकार्डिया, और लास्ट में क्या हो जा रहा है हमारे पास, राइज इन बीपी। बीपी फाइनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस सीक्वेंस में ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो कौन सा ड्रग किस सीक्वेंस में काम कर रहा है, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा, सक्सिनिल कोलिन पहले ब्रेडाइकार्डिया लेके आता है, देन टैकाइकार्डिया, और फिर बीपी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब किस वजह से करता है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये गैंग्लिया जो सिंपैथेटिक वाले, अब देखो सिंपैथेटिक गैंग्लिया यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाला गैंग्लिया को क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। अब इतना अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें एकदम एग्जैक्टली कब समझ में आएगी, अगर पिछला याद होगा तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनिल कोलिन हैज कॉज्ड कार्डियक एरिथमिया। अगर बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकती हैं। तो यहां पर एक और ऐड कर लोगे, और एरिथमिया, ठीक है ना। मेन कॉज याद कर लोगे, पूरा पूरा याद नहीं है तो मेन क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये भी हो सकता 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 है। एटलीस्ट इतनी तो बातें लिख के आओगे, ठीक है। और अगर पूरा एग्जैक्टली समझा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये उस केस की बात बता रहा हूं मैं, अगर ज्यादा याद करने में दिक्कत आती है तो, अदरवाइज कोशिश करो कि धीरे धीरे याद करना स्टार्ट करो, 3-3, 4-4 पॉइंट। आगे आते हैं। एंड इवन अरेस्ट इन पेशेंट, है ना, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा। किस
पेशेंट में अगर दे दिया जाए, बर्न्स जो जले हुए पेशेंट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो रखी है, टिटनेस का केस है, उस केस में अगर हमने ये दे दिया तो क्या हो जाएगा, अरेस्ट तक हो सकता है, यानी कि हार्ट हमारा रुक जाएगा, हार्ट अरेस्ट। अब जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो पेट वाला रास्ता है, खाने वाला, द गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में इनहेंस पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि जो जीआईटी में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे बोवल मूवमेंट होते हैं, बोवल मूवमेंट समझ रहे हो, मतलब कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ना, बता चुका हूं मैं, जो हमारे आंतें रहती हैं, पेट रहता है, उसमें ऐसे वेव टाइप के मोशन चलते हैं, जिस वजह से खाना हमारा क्या होता है, आगे ढकेला जाता है। वो मोशंस क्या होते हैं, एक तरह से बंद हो जाएंगे तो हमको क्या है, पॉटी वगैरह सही से नहीं आएंगी। कब होता है ऐसा, जब आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, जब एब्डोमिनल ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इसके इफेक्ट आते हैं। देन जीआईटी के ऊपर क्या आ गया, पैरालिटिक इलियस। तो सीधा सीधा याद रखो, जीआईटी में क्या हो सकता है, पैरालिटिक इलियस कर सकता है आफ्टर ऑपरेशन। कौन से, एब्डोमेन के ऑपरेशन में के बाद अगर इसको दिया जाएगा तो पैरालिटिक इलियस हो सकता है। सीएनएस, ऑल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर क्वाटरनरी अमोनियम, क्वाटरनरी कंपाउंड। क्वाटरनरी पता ना क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्वाटरनरी ऑर्गेनिक का टर्म है। किसी कार्बन पर जब, ठीक है, ये क्या होते हैं, टर्सरी, और ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया, क्वाटरनरी हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया, क्वाटरनरी हो गया, यानी कि इसके चारों के चारों यहां पे हमारे पास क्या है, भरे हुए। तो ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, क्वाटरनरी कंपाउंड होते हैं, क्वाटरनरी ऑर्गेनिक का टर्म है, ठीक है। डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, या सिंपल लिख सकते हो, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो क्या कोई इफेक्ट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो दस ऑन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन नो सेंट्रल इफेक्ट फॉलो, कोई भी सेंट्रल इफेक्ट नहीं आता है। हाउएवर, लेकिन हालांकि डीटीसी जो है हमारे पास अप्लाई टू द ब्रेन कोर्टेक्स और इंजेक्टेड इन द सेरेब्रल वेंट्रिकल, डायरेक्ट ब्रेन में डाल दिया जाए, प्रोड्यूस स्ट्राइसनिन लाइक इफेक्ट। अब स्ट्राइसनिन पता है क्या होता है, स्ट्राइसनिन एक तरह की पॉइजनिंग है। स्ट्राइसनिन अगर हमारी बॉडी में डाल दिया जाए, हाथ पर ऐसे अकड़ जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, बॉडी ऐसी हो जाएगी, कर्व इस टाइप से हो जाती है, ऐसे मैं उल्टा हो जाऊं अगर तो ऐंठ जाती है पूरी बॉडी, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड स्ट्राइसनिन लाइक इफेक्ट, अगर ये डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सीएनएस के ऊपर इफेक्ट आ गया, तो ये ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसका मेन क्या हो जाएगा, इसमें क्वाटरनरी याद ना रहे, छोड़ दोगे। डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ ना याद रहे तो नो सेंट्रल इफेक्ट फॉलोस, कोई इफेक्ट नहीं है अगर आईवी देते हैं। अगर हम डायरेक्ट कोर्टेक्स में डाल देंगे, है ना, ब्रेन में डाल देंगे, तो स्ट्राइसनिन लाइक इफेक्ट देखने शुरू हो जाएंगे। स्ट्राइसनिन मैंने क्या बताया, ऐंठ जाती है पूरी बॉडी, वाले इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना। अब डोज की बात करें तो यहाँ पे सक्सिनिलकोलिन, ट्यूबोक्यूरेरिन, एट्राक्यूरेरिन, सीसा ट्राक्यूरेरियम, मीवाक्यूरेरियम, कोई दो, है ना, ये दो याद कर लो, कोई दो आराम से याद कर सकते हो। जैसे कि अब या यहाँ पर अब तुम देखोगे सबका लगभग 0.1 से लेके 0.5 तक जा रहा है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से 1.5 सक्सिनिलकोलिन का, बाकी सबका 0.1 0.5 तक ही है। तो एक कॉमन है, किसी का भी ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। अदरवाइज कोई जो याद सकते हो, ऑनसेट ऑफ टाइम दिया हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट, डोज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, कितने मिलीग्राम पर केजी में दिया जाता है। ये ड्यूरेशन देख लेंगे, कितने समय के लिए इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको डोज याद कर लेनी है इसकी। आगे आते हैं इंडिकेशंस, कब कब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज एडजुवेंट्स टू जर्नल एनेस्थीसिया, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में पढ़ रहे थे, जर्नल एनेस्थीसिया के साथ दिया जाता है, जिससे कि मसल रिलैक्स रहे और हम लोग जो सर्जरी वाला काम है वो आराम से कर सकें। फैसिलिटेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड एड ऑक्सीजनेशन, अगर हमारी चेस्ट जो लंग्स एल्वुलाई होती हैं, एल्वुलाई है ना, जहां पे अल्टीमेटली हवा भरी जाती है, वो किसी वजह से जकड़ जाए, सिकुड़ जाए, तो हमको क्या पड़ता है, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, उसको फैसिलिटेट करेगा, सहूलियत करेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिससे कि वो फैल जाए, वेंटिलेट हो जाए, और ऑक्सीजनेशन, अच्छे से ऑक्सीजन आ सके। एग्जाम्पल इन अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मली जो एल्वुलाई होती है वो ऐसी होती है, लेकिन जब सिंड्रोम, ये डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, इसमें जो एल्वुलाई होती है ना वो पिचक सी जाती है ये, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा
सिकुड़ गई है ये और इसको रिलैक्स करना है तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। फैसिलिटेशन ऑफ ट्रैकियल इंट्यूबेशन, जब ट्यूब डालते हैं मुंह के अंदर तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पहले, जिससे कि हमारी ट्रैकिया क्या रहे, कॉन्ट्रैक्ट ना करे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई पाइप, जब मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है, हम लोग इसके अंदर पाइप डाल रहे हैं, अब पाइप डाल रहे हैं इसके अंदर और एक ये ट्रैकिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो इंजरी हो सकती है। तो हम पहले से ही मसल रिलैक्सेशन दे देते हैं कि ये क्या रहे, रिलैक्स रहे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एक्चुअली क्या होता है दिमाग में सर्जरी की बात कई बार प्रेशर बढ़ता है, उसको करने तो उसके लिए क्या रहेंगे, मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो हेड इंजरी की बात क्या होता है, सर के अंदर कई बार प्रेशर इंक्रीज कर जाता है जो न्यूरो सर्जरी होती है, तो इसीलिए हम लोग कई बार वहां पे इस्तेमाल करते हैं ताकि अंदर की मसल्स वगैरह क्या रहे, रिलैक्स रहे, प्रेशर ना बढ़े। रिडक्शन ऑफ मसल टोन, टिटनेस वगैरह होता है या न्यूरोप्लास्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है या स्टेटस एपिलेप्टिकस, इन सब हर केस में क्या है, हमारे जो हाथ पैर अकड़ते हैं बुरी तरीके से, ठीक है ना। टिटनेस में तो है ना जॉ हमारा जबड़ा करता है, तो उस केस में उस अकड़न को धीरा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ प्रोसीजर एंड टेस्ट, कई सारे टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी, यहां से पाइप डालना है, ट्रैकियोस्टोमी पाइप डालनी है यहां से, ठीक है ना, एमआरआई, सीटी स्कैनिंग, तो इनको टेस्ट करते वक्त कई बार हमको मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन कंडीशन में, मान लो कोई पेशेंट है उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि हम देना चाहते हैं मसल रिलैक्सेंट कह लो या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, बट साथ साथ में उसको हाइपरकैलेमिया भी है तो नहीं देंगे, समझते हो ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि देना चाहिए उसे, लेकिन कुछ और कंडीशन ऐसी जुड़ी हुई है उसके साथ जिसकी वजह से उसको हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। तो हाइपरकैलेमिया, सीरम का जब पोटेशियम लेवल मोर देन 5.5 हो जाता है, एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ सक्सिनिल कोलिन, ठीक है ना। तो पोटेशियम लेवल, हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। हैंड इंजरी हो गई है, इट इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल, ठीक है। न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स होते हैं, दीज हैव एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स। अब ये एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैंने स्टार दिया हुआ है तो आओ देखें जरा स्टार में क्या है। तो स्टार का मतलब है अपार्ट फ्रॉम रिसेप्टर्स फाउंड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो रिसेप्टर्स वहां होते हैं उनके अलावा नॉर्मली हेल्दी मसल्स देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिसेप्टर, उसके अलावा भी कुछ और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं फाउंड इन मसल सेल्स दैट हैज लिटिल और नो एक्टिविटी। उन रिसेप्टर का कोई काम नहीं होता या ना के बराबर काम है, ठीक है। दीज आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर, मतलब ऐसे रिसेप्टर हम कह सकते हैं जो मौजूद हैं जिनका कोई भी काम नहीं है या ना के बराबर काम है, ठीक है। तो अब देखो है क्या सीन, क्या यहाँ पे जो न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स होते हैं हम सीधा लिख सकते हैं हाइपरकैलेमिया, हेड इंजरी भी नहीं करना है, हेड इंजरी है, बात समझना, हेड क्या है, इंजरी है, वो ऑपरेशन था जो पीछे पड़ा था हम लोगों ने, न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स में नहीं करना है। होता क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर मौजूद है विच आर सेंसिटिव टू डीपोलराइजिंग एजेंट, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि डीपोलराइजिंग एजेंट को ये लोग पकड़ लेंगे, काम करना चालू कर देंगे। एंड सक्सिनिल कोलिन कैन प्रोड्यूस सीवियर हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया हो सकता है बाय इंटरेक्टिंग विद दीज रिसेप्टर, इसीलिए हम बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्लूकोमा या आई इंजरी है वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब और कब नहीं करेंगे, अप टू 2-3 मंथ आफ्टर ट्रॉमा, ट्रॉमा हो जाए किसी को अगर तो उसके 2-3 महीने तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अप टू 6 मंथ आफ्टर हेमिप्लेजिया या पैराप्लेजिया, अप टू 1 ईयर आफ्टर बर्न, कोई जल गया था तो उसके 1 साल तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दीज कंडीशन द डीजनरेटिव और रीजनरेटिंग नर्व डेवलप एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर, ये तीनों केस में भी जो नर्व डीनर्वेटेड, जहां से नर्व हट गई हैं, टूट गई हैं, जल के हट गई थी, या जो रीजनरेट हो रही है वहां पर एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर बन जाते हैं, ठीक है ना, डेवलप हो जाते हैं, विच कैन प्रोड्यूस हाइपरकैलेमिया, ठीक है। रीनल फेलियर है तो नहीं करना चाहिए, उसमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन कैन एसोसिएट विद हाइपरकैलेमिया, तो अगर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है बहुत लंबे समय से तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। डॉशे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगेन ये क्या है, मसल का सिंड्रोम एक डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉफिया मायोटोनिका, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर में डेवलप इफ सक्सिनल कोएंजाइम इज गिवन इन दीज पेशेंट, ठीक है ना। तो अगर इन केसेस में हम लोग दे देंगे डिस्ट्रॉफिया मायोटोनिका में तो परमानेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा इन पेशेंट में। टिटनेस के केस में नहीं देना है। गुलियन बेरे सिंड्रोम, बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर नर्व,
जब ऐसी कंडीशन हो गई कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही तुम्हारे नर्व पे अटैक कर रहा है, यानी कि गुलियन बैरे सिंड्रोम, तो नहीं इसको इस्तेमाल करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंक्रीज फ्लूइड पीएच, हमारी बॉडी का जो पीएच होता है समथिंग 7.2 के आसपास रहता है, अगर वो पीएच बढ़ जाए तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, शॉक में इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कोई 2 4 5 जो तुमको आसान लगते हैं उनको आप याद कर लेंगे, बाकी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो ये था हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और अब हम लोग देख लेते हैं अपने माइंड नर्चर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल
सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।